आजकल यंग कपल्स भी अपने गैमेट्स को प्रिजर्व करा लेते हैं और जब भी उन्हें अपना कंसीव करना होता है उनको यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि हस्बैंड ने 3 मैरिजेस कर ली और पता चला कि हस्बैंड एजियोस्पर्मिक है, उसके स्पर्म ही नहीं है। मैम, अभी आपने रिसेंटली सिद्धू मूसेवाले का केस सुना होगा। उनके पेरेंट्स ने अभी रिसेंटली बेबी डिलीवर किया। अभी तो बहुत कंट्रोवर्शियल और लीगल इलीगल में चल रहा है, बट आपकी क्या राय है इसके बारे में? ऐसी कंडीशन में पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज भी बेबी को रख सकती हैं। वो उनका एग नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें हार्मोन्स के जरिए प्रिपेयर करा के उनके यूट्रस को एज ए बेबी वॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं। आप जैसे डेली पेशेंट से डील करती हैं, तो क्या समस्याएं या हम बोलें कि क्या समाधान आप पेशेंट्स को देती हैं? हेलो एवरीवन, आज कहाँ से बातचीत शुरू करें, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। माँ बनना या एक दंपत्ति के लिए पेरेंट्स बनना बहुत सौभाग्य की बात होती है, और किसी कारणवश अगर हम माँ बाप नहीं बन पाते हैं तो वो एक हमारे जहन में बस जाता है। पर अब बहुत सी ऐसे प्रोसेस या मैं बोलूँ ट्रीटमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये संभव है। आप भी वो खुशी महसूस कर सकते हैं, बच्चों की किलकारी। जी हाँ, तो आज हमारे बीच में है डॉक्टर नंदिता त्रिपाठी। इनसे आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। आपने ये टर्म बहुत आम भाषा में सुना होगा, आईवीएफ, पर ये एक ऐसा टर्म है जिसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो बिना समय व्यर्थ करे आपको मैम से मिलवाते हैं और इसके जो भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं या मैं कहूँ इसके लिए जो भी आपके मन में भ्रम है उनको दूर करते हैं। चलिए मैम से बातचीत करते हैं। तो हेलो मैम, वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। आज हम आपके पास आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करने आईवीएफ के ऊपर। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप जनता को इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम डॉक्टर नंदिता त्रिपाठी है और मैं पिछले 25 साल से बुंदेलखंड में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और इनफर्टिलिटी के ऊपर वर्क कर रही हूँ। जी, तो मैम एक आईवीएफ टर्म बहुत कॉमन है। हाँ, बहुत लोग जानते हैं, इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आईवीएफ क्या होता है। मैं आपसे पूछूंगी आईवीएफ, आईयूआई एंड इक्सी को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे अपने टर्म्स में? आईयूआई बेसिकली ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशंस पे डिपेंड करती हैं। आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन को बोलते हैं। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मींस इसका ये है कि अगर पेशेंट की ट्यूब्स खुली हुई हैं और एग हेल्दी हैं तो इसमें हम मोनो oocyte को डेवलप करते हैं थ्रू मेडिसिन, थ्रू इंजेक्शंस, समटाइम विद टैबलेट्स। और जब एग मैच्योर हो जाता है और रप्चर होने से पहले उसके अंदर हम सीमेन को इंजेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया आईयूआई। अंदर यूट्रस के अंदर ओके, स्पर्म प्रिपेयर करके इंजेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आईयूआई। हाँ जी। आईवीएफ के इंडिकेशंस अलग हैं। आईवीएफ उन पेशेंट्स के लिए जिनके कई साल से 10 से 12 साल 8 साल हो गए हैं और नेचुरल तरीके से या आईयूआई फेल हो चुका है या फिर उनके ट्यूब्स ब्लॉक हैं। किसी भी एज में अगर पेशेंट के ट्यूब ब्लॉक हैं तो हम उसके लिए आईयूआई के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आईयूआई में ट्यूब्स का खुला होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है। तो आईवीएफ की प्रक्रिया में हम इंजेक्शंस के जरिए मल्टी oocyte डेवलपमेंट करते हैं। जो साइक्लिक इंजेक्शंस लगते हैं प्लस अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से हम अपनी ओवरी को टारगेट करते हैं। ओवरी के अंदर oocyte होते हैं, उन oocyte की मैच्योरिटी और थ्रू कुछ सम इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू हम ये देखते हैं कि oocyte मैच्योर किए, फिर उसके बाद हम oocyte को पिक करते हैं। ओके, इन ओटी, ठीक है। देन oocyte और स्पर्म को उसके एक विशेष प्रक्रिया जिसका आपने नाम लिया इक्सी। तो आजकल जो इक्सी है उसका बेसिकली आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम इक्सी ही यूज करते हैं, जिसमें सिंगल ओवा एंड सिंगल स्पर्म को हम इंजेक्ट करते हैं। ओके। दूसरा एक प्रक्रिया ये भी रहती है कि हम अच्छे हेल्दी oocyte हैं, स्पर्म क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम जो हमारा कल्चर मीडिया होता है उसके अंदर हम oocyte और स्पर्म को एक दूसरे से मतलब अंदर इंजेक्ट नहीं करने की बजाय उसमें डिश में डाल देते हैं और वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जहाँ
ICSI बेसिकली उन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जिनमें आपका स्पर्म क्वालिटी बहुत पुअर है, क्योंकि ICSI के जरिए हम अच्छे स्पर्म्स नहीं है तो उनमें हेल्दी स्पर्म्स को लेकर के हम उसमें उस साइट में इंजेक्ट कर देते हैं और उससे फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं नेचुरल तरीके से काफी बढ़ जाती है। ओके, तो अगर हम टर्म्स दें, मतलब बेबी अगर नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो रहा है तो 3 स्टेप्स हैं, जो सबसे पहला है IUI, देन डिसाइड IVF। करता है कि जी। हमारे इन्वेस्टिगेशंस क्या कहते हैं। पहले हम IUI पे जाते हैं नहीं, बेसिकली। अगर हमारे इन्वेस्टिगेशंस में ये है कि ऑलरेडी पेशेंट का उस ओवरी का रिजर्व बहुत कम है या एज बहुत ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एज में IUI नहीं कर सकते हैं। मेन क्रॉस इंडिकेशन है कि जिसमें हम IUI नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ट्यूब अगर ब्लॉक है हमारी, तो उस कंडीशन में हम तो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, अगर हम सीधी सीधी भाषा में कहें कि पेशेंट पे डिपेंड करता है क्या चीज उन पे सूटेबल रहेगी। बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसको IUI के लिए ले जाएं या IVF के लिए ले जाएं। ओके, अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज सुनी थी कि एट द एज ऑफ 55-56 पे संजय दत्त बिकेम फादर अगेन। तो इतनी एज में क्या, जैसे अगर हम बोल रहे हैं स्पर्म क्वालिटी, तो क्या वो उतनी हेल्दी होती है? नहीं, स्पर्म क्वालिटी वैसे तो 45 के नीचे कहते हैं हस्बैंड का जो मेल का स्पर्म क्वालिटी कम होने लगती है, बट डिपेंड्स करता है कि आपका हेल्दी आपका बॉडी का कंडीशन कैसा है, हेल्थ कैसी है, और उस चीज पर डिपेंड करते हैं सीमेन एनालिसिस आपकी कैसी। अगर आपकी सीमेन एनालिसिस हेल्दी है तो मेल के स्पर्म्स को हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी कह सकते हैं कि अब जो प्रिजर्वेशन वाला आता है कि प्रिजर्व कर सकते हैं अपने स्पर्म को, तो वो प्रोसेस भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। oocyte प्रिजर्वेशन भी होता है जिन्हें हम गैमीट प्रिजर्वेशन कहते हैं, oocyte भी होता है, स्पर्म प्रिजर्वेशंस भी होते हैं। तो कई कंडीशंस में, जैसे किसी को मैलिग्नेंसी है या कोई डिलेड मैरिज होना है और प्लान नहीं है किसी वजह से, उससे पहले आजकल यंग कपल्स भी अपने गैमीट्स को प्रिजर्व करा लेते हैं और जब भी उन्हें अपना कंसीव करना होता है उनको यूज कर सकते हैं। मैम, अभी आपने रिसेंटली सिद्धू मूसेवाले का केस सुना होगा। उनके पेरेंट्स ने अभी रिसेंटली बेबी डिलीवर किया। अभी तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल और लीगल इलीगल में चल रहा है, बट आपकी क्या राय है इसके बारे में? रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ पेशेंट? यस, क्योंकि इस एज में तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट नेचुरली प्रेग्नेंट। यस, ऐसी कंडीशन में पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज भी बेबी को रख सकती हैं। वो उनका एग नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें हार्मोन्स के जरिए प्रिपेयर करा के उनके यूट्रस को एज ए बेबी वॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको यू आर गोइंग थ्रू अ नॉर्मल प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जरूरी नहीं है। ओके, इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। मेरे ख्याल से ये पॉसिबल, या इट इज पॉसिबल। ओके, तो मैम हम बुंदेलखंड में बैठे हैं और बुंदेलखंड में बैठ के बुंदेलखंड की बात नहीं करें, ये तो नाइंसाफी है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्र में क्या IVF ट्रीटमेंट संभव है? ये एक बहुत ही प्रिसाइज टेक्निक है, तो इसको ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल लैबोरेटरीज एंड इक्विपमेंट्स की नीड होती है, तो इसको गांव में नहीं किया जा सकता है। उसको पेशेंट को स्पेशलाइज सेंटर पर ही आना पड़ेगा उस चीज के लिए। ओके, तो और अगर हम अब IVF की बात करें तो इसके लिए मीन्स आप जैसे डेली पेशेंट से डील करती हैं, तो क्या समस्याएं या हम बोलें कि क्या समाधान आप पेशेंट्स को देती हैं? जो हम बेसिकली फेस करते हैं, पेशेंट काफी लेट हो जाता है आने में। वो पहले ही अपना ट्रीटमेंट लेता रहता है, कभी कभी विदाउट इन्वेस्टिगेशंस लेता रहता है। तो एक टर्म होता है ड्रग अब्यूज, जिसमें ये होता है कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट प्रॉपर कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है, रूट लेवल क्या है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि हस्बैंड ने 3 मैरिजेस कर ली और पता चला कि हस्बैंड एजियोस्पर्मिक है, उसके स्पर्म ही नहीं है। तो ये जो ड्रग अब्यूज या जो साइंटिफिकली नहीं चलने से पेशेंट अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर देता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर एक हस्बैंड वाइफ
अपनी 2 साल से अपने नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं और उनको किसी भी तरह से गर्भ नहीं आ रहा है या प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो उन्हें स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए, जिससे उनका एक मेन प्रॉब्लम होती है फीमेल्स के साथ, क्योंकि उनके अंडे फिक्स होते हैं, तो उनका किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो। हाँ, तो इसलिए उनको स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। उनको ग्रामीण लेवल पर 2 साल के बाद ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता और ट्रीटमेंट सिंगल 1-2 बार देखने से ही पेशेंट्स को कंसीव हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए IUI या IVF की जरूरत है, बट जब 7, 8, 9, 10 साल निकल जाते हैं तब पेशेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेसिकली बुंदेलखंड में एक भ्रम है कि इससे डर है एक IVF, और IVF तो लास्ट ऑप्शन है जी। IVF मतलब अब जैसे अगर हम शहरी इलाकों में कहें तो एक ये नॉर्मल टर्म हो चुका है, बट ग्रामीण में अभी भी एक ये टैबू जैसा है। आप इसको सपोर्ट करती है? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। एक तो एजुकेशन, और दूसरा सबसे बात है कि थोड़ा सा कॉस्टली है। इसलिए पेशेंट कई बार हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए अपने आप को उतना इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि IVF हमेशा जरूरी नहीं है कि IVF के लिए ही जाना पड़े या IUI के लिए ही जाना पड़े। आप छोटे मेडिसिन के जरिए भी आप धैर्य से ट्रीटमेंट लें तो कंसीव कर सकते हैं। ओके। और अभी जैसी मैं एंटर करी थी यहाँ पे, तो मैंने देखा था कि आप पेशेंट को कन्विंस कर रही थी। कन्विंसिंग स्किल्स बढ़ानी पड़ी आपको, या कैसा बोलूं कि नहीं, ये नेचुरल है। जब एक डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट करता है तो वो केवल उसकी बॉडी को ट्रीट नहीं करता, उसके मन को भी ट्रीट करता है। और मेंटल हीलिंग बहुत जरूरी है जी। क्योंकि मन का संबंध शरीर से होता है जी। और मन बहुत कुछ शरीर को, अगर हम मन को शरीर को जैसे सिग्नल्स देते हैं, कई बार उस तरीके की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। जैसे कभी मतलब आपने देखा होगा कि किसी ने बच्चे को अडॉप्ट किया, मन के अंदर सब कुछ चेंज हुआ और सेकेंड टाइम वो प्रेग्नेंट हो गई नेचुरली। तो मन की हीलिंग, मन के लेवल पर वर्क करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बिल्कुल 2 मिनट लूंगी। मैं चाहूंगी कि मेरी ऑडियंस को आप एक बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए कि अगर आप IVF या किसी भी प्रोसेस, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या मैनिफेस्ट करना है या आपको क्या थिंकिंग रख के आना है। मैं चाहती हूँ आप एक बार मेरी सबसे पहले हमको बस अपना कर्म करना है, हमें राइट डायरेक्शन में अपना राइट डॉक्टर चूज करना है और अपने पूरे 100% एफर्ट्स लगाने, बाकी तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना है। मीन्स मन से पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचे। बिल्कुल, बहुत सारी बातें करनी है पर समय की पाबंदी है, तो इसीलिए आज इतना ही। बिल्कुल आपसे दोबारा इस टॉपिक पे डिटेल में बिल्कुल बात करेंगे मैम आपसे कभी भी। एंड अगर आप लोग ये चीज फेस कर रहे हैं तो प्लीज हिचकिचाइए मत। मेरा, मैम का या सबका कहना यही है कि अच्छा डॉक्टर चूज करिए, एंड इवन अगर आप एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू भी जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव रहिए मन से, बस दैट इज ऑल यू हैव टू बी। इसके बाद अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट करिए, मैं जल्द ही इसका फुल एपिसोड लेके आऊंगी आपके साथ एंड आपको बहुत सारी जानकारी इस टॉपिक पे दूंगी। तो आज हम आए हैं चिरंजीव इवारा फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, एंड अगर आप कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की फेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एंड अगर कोई दंपति ये देख रही है और अगर माँ बनने या पिता बनने का सपना देख रहे हैं तो यहाँ आके पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।